हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था क्या, प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, पीठासीन अधिकारियों की बात की थी हमने प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, आज हम बात करेंगे हाई कोर्ट की, उच्च न्यायालयों की। जो राज्यों में उच्च न्यायालय हैं उनसे क्या प्रयोजन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो सबसे पहले जो हाई कोर्ट्स की बात की गई है, उच्च न्यायालयों की बात की गई है, भारतीय संविधान में किस पार्ट में है? पार्ट 6। ठीक है, और इसके लिए जो आर्टिकल का प्रोविजन किया गया, आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक। ओके, और इसके लिए जो चैप्टर है वो है क्या? चैप्टर 5। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हाई कोर्ट्स के लिए प्रोविजंस है वो है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में चैप्टर 5 और आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक। वैसे प्रेजेंट टाइप में लगभग सभी राज्यों में क्या है, हाई कोर्ट्स हैं, लेकिन कुछ राज्यों के जो हाई कोर्ट्स हैं वो साझा हाई कोर्ट्स को क्या है, साझा हाई कोर्ट्स हैं कुछ राज्यों के। तो टोटली जो बात करें हम प्रेजेंट टाइम में कितने हाई कोर्ट्स हैं इस समय को, टोटल कितने हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में? 25। ठीक है, 25 हाई कोर्ट्स अभी क्या है, राज्यों में है। इसमें जो सबसे लेटेस्ट हाई कोर्ट बना, फॉर्मेशन हुआ, तो कब हुआ? 1 जनवरी 2019 में। ओके, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। तो सबसे लेटेस्ट न्यूली कौन सा हाई कोर्ट है? आंध्र प्रदेश का, जो कब फॉर्मेशन हुआ? 1 जनवरी 2019 को। ठीक है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, जो प्रोविजन है हाई कोर्ट का, वो क्या बात की गई है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक उच्च न्यायालय की बात की गई है। ठीक है, इसे हम देखेंगे अभी आर्टिकल्स के थ्रू, लेकिन सबसे पहले देख रहे भारत में जो न्यायिक प्रणाली है वो कैसी है? एकल न्यायिक प्रणाली है। ठीक है, एकल न्यायिक प्रणाली की व्यवस्था क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा की गई है। ठीक है, यानी कि राज्यों का अपना कोई अलग से, राज्यों को अधिकार नहीं दिया गया है कि अपना अलग से कोई न्याय प्रणाली क्या करें, स्थापित करें। जो एकल न्याय प्रणाली है, ठीक है, इसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर उससे नीचे हाई कोर्ट, फिर उससे नीचे लोअर कोर्ट्स। तो इस तरह क्या है, हाई कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट के अधीन कार्य करता और क्या है, लोअर कोर्ट्स हाई कोर्ट के। ठीक है, तो एकल प्रणाली के तहत क्या है, भारत में न्यायिक प्रणाली जो है एकीकृत है, यूनिफाइड है, ना कि राज्यों का अलग से कोई हाई कोर्ट है। ठीक है, अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा जाए हाई कोर्ट्स का, उच्च न्यायालयों का, तो ये कब मिलता हमें? ब्रिटिश इरा से, जब ब्रिटिश क्या थे, भारत पर शासन कर रहे थे, ब्रिटिश रूल था इंडिया पर। तो हमने चार्टर एक्ट पढ़ा था, कौन सा? 1773 का चार्टर एक्ट। अंडर द 1773 चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया था? एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? कैलकाटा में। ठीक है, इस सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन था वो सिर्फ क्या था, कलकत्ता क्षेत्र तक ही था। सुप्रीम कोर्ट
74 में, 73 के एक्ट के थ्रू 1774 में, ठीक है। इसके बाद आने वाले समयों में आगे कालांतर में बात कर सकते हैं आप कि जो 3 प्रेसिडेंसीज बनी इंपॉर्टेंट ब्रिटिश की, कहाँ कहाँ बनी थी। फर्स्ट तो कलकत्ता में ही था, दूसरा मद्रास, तीसरा बॉम्बे, ठीक है। उस समय का बॉम्बे में क्या आते थे, महाराष्ट्र और गुजरात भी, ठीक है। तो इन दोनों जगहों पर भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भविष्य में क्या है 1774 के बाद यहाँ पर भी तीनों प्रेसिडेंसी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जा चुकी थी, ठीक है, जो अपने अपने क्षेत्र में क्या थे, उनकी ज्यूरिडिक्शन थी। लेकिन जब म्यूटनी हुआ 1857 का, ठीक है, उसके बाद एक वर्ष बाद 1858 में 1858 में एक विधि आयोग का गठन किया गया। ठीक है, इस विधि आयोग ने सिफारिश की क्या कि जितने भी हाई कोर्ट्स हैं अभी सुप्रीम कोर्ट्स हैं, उनकी जगह क्या किया जाए, प्रत्येक राज्य में या हर स्टेट में, ईच स्टेट में हाई कोर्ट्स का गठन किया जाए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या किया था, हाई कोर्ट्स के गठन की बात की। ठीक है, 1858 तक क्या था कि सभी जगह क्या था, सुप्रीम कोर्ट के नाम से सभी प्रेसिडेंसी में, तीनों प्रेसिडेंसी में सुप्रीम कोर्ट्स के नाम से न्यायपालिका को जाना जा रहा था। लेकिन 1858 में 1858 में विधि आयोग द्वारा सिफारिश की गई क्या कि इन सुप्रीम कोर्ट्स की जगह प्रत्येक राज्य में, ईच स्टेट में क्या किया जाए, हाई कोर्ट्स का गठन किया जाए। तो इसकी आयोग पर विचार करने के लिए क्या लाया गया, एक अधिनियम लाया गया, क्या है, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में, ठीक है। 1858 के विधि आयोग के विचार करने के लिए क्या एक्ट लाया गया है, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, ठीक है। इसने भी सुझाव दिया क्या, इसमें भी सुझाव दिया गया था, रिकमेंडेशन की गई थी इसके द्वारा क्या कि उच्च न्यायालयों की स्थापना की जाए, ठीक है। हाई कोर्ट का गठन की बात की, इसके उपरांत नेक्स्ट ईयर में यानी 1862 में क्या है, जो तीनों प्रेसिडेंसी हैं, कौन सी, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, 1862 में तीनों रेसिडेंसी में क्या किया गया, हाई कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक है। तो 1861 भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के सुझाव पर क्या किया गया, 1862 में 1862 में क्या किया गया, तीनों प्रेसिडेंसी कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई, ठीक है। इसके बाद भी एक हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी 4 साल बाद, आफ्टर 4 years, 1866 में अपने ही प्रदेश उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। फिर इसी तरह क्या है, फ्यूचर्स में क्या किए गए, जहां जहां जरूरत थी, जिस स्टेट में जगह पर हाई कोर्ट की स्थापना की गई, ओके। तो ये है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हमने देखा हाई कोर्ट्स कैसे आए इंडिया में। अब हम बात करेंगे किसकी, आर्टिकल्स, थ्रू द आर्टिकल्स समझने का प्रयास करेंगे कि किस किस आर्टिकल में क्या क्या
प्रावधान किए गए हैं हाई कोर्ट से रिलेटेड। ओके, सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग आर्टिकल 124 यानी कि 214 से। ऐसा में शुरू में कहा कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या है, एक उच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई है। ठीक है, तो वो जो बात की गई है वो किसमें, आर्टिकल 214 में। तो आर्टिकल 214 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की बात करता है। ठीक है, एक उच्च न्यायालय की बात की गई है। ठीक, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ तब मूल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक राज्य के लिए एक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट की बात की गई। लेकिन समय अनुसार क्या हुआ, भविष्य में आवश्यकता पड़ी कि एक हाई कोर्ट की जो ज्यूरिडिक्शन अधिकार था कई राज्यों पर क्या की गई, स्थापित की गई, किसके द्वारा, संसद द्वारा। ठीक है, तो इसकी बात की गई है आर्टिकल 231, आर्टिकल 231। आर्टिकल 231 क्या कहता है कि संसद विधि द्वारा यानी कानून बनाकर हाईकोर्ट की स्थापना कौन कर सकता है, केवल संसद, न कि राज्य। एकल न्याय प्रणाली है। तो आर्टिकल 231 में बात की कि संसद विधि द्वारा किसी राज्य या किसी दो या दो से अधिक राज्यों के लिए, ठीक है, या किसी संघ राज्य के लिए, संघ शासित प्रदेश के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकेगी। ठीक है, यानी कि एक उच्च न्यायालय की जो ज्यूरिडिक्शन है वह कई राज्यों पर संसद कानून बनाकर क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। ठीक है, स्प्रेड कर सकती है। दो या दो से अधिक राज्य प्लस यूटीज लिए क्या है, एक राज्य एक हाई कोर्ट की स्थापना की बात की गई। ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो सिर्फ एक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट की बात की गई थी, लेकिन आर्टिकल 231 में बात की गई कई राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट। ठीक है, तो इस प्रोविजन को कब जोड़ा गया, जाहिर बात है कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज़ ऐड करनी हो या माइनस करनी हो तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ता है संसद द्वारा। ठीक है, संविधान में संशोधन करना पड़ता है आर्टिकल 368 के थ्रू, उसका प्रोविजन दिया गया है। ठीक है, भाग 20 में संविधान संशोधन। तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, ठीक है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 द्वारा क्या किया गया, इस प्रोविजन को जोड़ा गया। इसी एक्ट के तहत एक और प्रोविजन किया गया था गवर्नर से रिलेटेड कि एक या दो से अधिक राज्यों का वो क्या है, किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है, बहरहाल वो हम लोग गवर्नर का चैप्टर पढ़ चुके हैं। ये हो गई आर्टिकल 231 की बात। इसे हम लोग आर्टिकल से क्रम वाइज नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन जो बातें एक साथ आने चाहिए उसको क्या है, आर्टिकल के थ्रू एक साथ रख रहे हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम आर्टिकल 216 की। 215 की बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि 215 के अभिलेखी न्यायालय की बात करता है, ज्यूरिडिक्शन की बात करता है हाईकोर्ट के। उसको देखेंगे हम जब पावर्स में हाई कोर्ट्स के, ठीक है, ज्यूरिडिक्शन में एक साथ। तो आर्टिकल 216 की बात की गई है राष्ट्रपति। कि किसी हाई कोर्ट में कितने न्यायमूर्ति होंगे, या मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायमूर्ति कितने होंगे, या कौन निर्धारित करेगा, समय समय पर आवश्यकता अनुसार राष्ट्रपति। ये उसके स्वविवेक पर बात की गई। ठीक है,
कि किसी हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश ये किसके विवेक पर है? राष्ट्रपति की। ठीक है, कि किसी हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश और अन्य कितने न्यायाधीश के पद हो सकते हैं, यह समय समय पर कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति द्वारा आवश्यकता अनुसार पद सृजित किए जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट में कितने हैं पद हैं? 34। ठीक है, पहले क्या थे? 8 थे शुरुआत में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, तो समय समय बढ़ाया गया 56, 60, 67, हाँ 66 में। उसी तरह इसमें क्या है, समय समय पर क्या है कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश कितने होंगे उसकी बात की गई है। यह राष्ट्रपति के स्वविवेक पर है। ठीक है, राष्ट्रपति के स्वविवेक से मतलब जब तक संसद चाहे कितने होंगे, या एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका। ठीक है, ये हो गई आर्टिकल 216 बात। ठीक है, इसके बाद हम आर्टिकल देखते हैं नियुक्ति, सेवा शर्तें, कार्यकाल, पदत्याग। आर्टिकल, एक ही आर्टिकल में ये सारी बातें दी गई। आर्टिकल 217 यानी कि 217। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें फर्स्ट नियुक्ति कौन करता है। इसके द्वारा नियुक्ति की जाएगी राज्यपाल द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा? राष्ट्रपति। ठीक है, हाँ, तो नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन नियुक्ति की सिफारिश कौन करता है? राज्यपाल, सीजेआई। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है सीजेआई क्या करेगा? स्टेट के गवर्नर से परामर्श करता है। ठीक है, ये जो परामर्श है किससे रिलेटेड है? मुख्य न्यायाधीश से। किसी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा क्या किया जाएगा? उस संबंधित राज्य के जो गवर्नर है उनसे परामर्श करके राष्ट्रपति से सिफारिश की जाएगी क्या? कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करे। ठीक है, अब इसके बाद अगर मुख्य न्यायाधीश के अलावा प्लस अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी हो, अन्य न्यायाधीशों का पद खाली हो, ठीक है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी हो मुख्य न्यायाधीश के अलावा, तो फिर क्या है? मुख्य न्यायाधीश से भी क्या है? सलाह ली जाती है। ठीक है, फर्स्ट केस में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी हो, पद खाली हो, तो क्या होगा कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वह संबंधित राज्य के गवर्नर से परामर्श करके राष्ट्रपति को क्या करेगा? सिफारिश करेगा कि मुख्य न्यायाधीश की वह नियुक्ति करे। अगर दूसरे न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करनी है मुख्य न्यायाधीश के अलावा हाई कोर्ट में, तो फिर मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करेगा। गवर्नर से तो करेगा ही, मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करेगा, फिर राष्ट्रपति से क्या कहेगा कि इस व्यक्ति को क्या है? हाई कोर्ट में नियुक्त किया जाए। ठीक है, यहाँ पर जो है परामर्श सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का परामर्श की बात की गई है, ये अकेले उसके परामर्श की बात नहीं की गई है। यहाँ बात की गई कि दो जो वरिष्ठतम जज हैं, ठीक है, दो वरिष्ठतम जजों से भी है। ठीक है, सीजेआई प्लस दो वरिष्ठतम जज से भी इस परामर्श में क्या होंगे? उसके साथ होंगे। ओके, कॉलेजियम टाइप पे हो गया, कॉलेजियम है। तो ये हो गई नियुक्ति से रिलेटेड बात। दूसरा जो इसकी बात की है कार्यकाल, क्या कार्यकाल है इनकी? 62 ईयर्स,
मैक्सिमम 62 ईयर्स तक क्या है, पद धारण करते हैं। ठीक, सिर्फ बात की है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कि 62 ईयर्स तक पद धारण करेंगे या करते हैं। न्यूनतम एज की बात नहीं की गई, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में क्या था कि 35 साल निर्धारित किया गया था। इनके केस में, न्यायाधीशों के केस में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हो, न्यूनतम एज की बात कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है। ठीक है, मिनिमम एज की बात कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है, और कितने समय तक पद पे रहेंगे इसकी भी बात नहीं है। बस एक उम्र की बाध्यता है 62 ईयर्स तक। कोई कभी भी न्यायाधीश बन सकता है, 40 साल की एज में तो 62 तक रहेगा, 22 साल तक। कोई 50 में बनता है, 50 की एज में तो भी 12 साल तक। कोई 61 में बना तो अगले साल रिटायर हो जाएगा 62 में। ठीक है, तो इन दो बातों का क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी प्रोविजन नहीं है। ओके, फिर बात की इसमें, लेकिन वह अपना पद त्याग सकते हैं। पद त्याग से बात की गई है, कब पद रिक्त हो जाएगा। लेकिन क्या है, फर्स्ट अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, ये राष्ट्रपति को, ना कि राज्यपाल को। ठीक है, हालांकि शपथ का पद कौन दिलाता है, राज्यपाल या उसके द्वारा नामित व्यक्ति। ये राष्ट्रपति को क्या करते हैं, अपना त्याग पत्र दे सकते हैं संबोधित और हस्ताक्षरित लेख द्वारा। ओके, राष्ट्रपति को पद त्याग। दूसरा, आधार और रीत की बात की गई। कौन सी आधार और रीत, बात की गई है इसमें, इस प्रोविजन में, कि इन्हें उसी आधार और रीत पर हटाया जाएगा, पद से हटाया जाएगा, जैसे कि जिस आधार और रीत पर किसको हटाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की रीत क्या है, सिद्ध कदाचार और असमर्थता। इनकैपेबिलिटी और मिसबिहेवियर। तो मिसबिहेवियर किसका, जो उन्होंने क्या किया है, शपथ या प्रतिज्ञान जो लिया उसके अनुसार क्या है, काम नहीं कर रहे हैं। असमर्थता मतलब शारीरिक रूप से है, असमर्थ है काम करने में। ठीक है, ये तो बेसिस हो गया उनके पे आरोप लगाने का। ठीक है, आरोप लगाकर क्या किया जाएगा, सदन में प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, न्यायाधीश जांच अधिनियम बनाया गया इसके लिए। कब आया था न्यायाधीश जांच अधिनियम, 1968 में। ठीक है, न्यायाधीश जांच अधिनियम, ये तो आरोप लगाने के आधार है, सिद्ध कदाचार, मिसबिहेवियर, असमर्थता, इनकैपेसिटी। ठीक है, कैपेबिलिटी, इनकैपेबिलिटी। ठीक, तो संसद के क्या है, किसी भी सदन में इनके खिलाफ क्या है, मोशन प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो लोकसभा में जब भी प्रस्ताव लाया जाएगा तो उसके लिए कितने सदस्य चाहिए, 100। सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी हमने यही देखा था। और अगर राज्यसभा में लाया जाता है तो 50। ठीक है, 100 और 50 सदस्य द्वारा क्या होना चाहिए, समर्थन दिया होना चाहिए किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के पक्ष में। ठीक है, लोकसभा में लाया जाता है तो इसे स्वीकृत करने का अधिकार किसके पास है, अध्यक्ष के पास। और राज्यसभा में लाया जाता है तो सभापति के पास। ये स्वीकृत भी कर सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, अगर यह अध्यक्ष या सभापति द्वारा क्या किया गया, स्वीकृत कर लिया गया, तो कार्रवाई आगे बढ़ेगी, एक जांच समिति गठन किया जाता है। ठीक है, और अगर
अध्यक्ष या सभापति द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता तो फिर तो मैटर ही खत्म है, लाया नहीं जा सकता। स्वीकृत होने पर क्या होगा, एक जांच समिति का गठन किया जाएगा सदन द्वारा, ठीक है। तो इस जांच समिति में कौन कौन लोग होते हैं, 3 लोग, भारत का मुख्य न्यायाधीश सीजेआई या कोई न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का, कोई न्यायाधीश। दूसरा, संबंधित राज्य का या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, जिस हाई कोर्ट के न्यायाधीश के विरुद्ध आरोप लाया गया है संसद में, उस हाई कोर्ट का संबंधित राज्य का क्या है, मुख्य न्यायाधीश, और भारत का मुख्य न्यायाधीश या कोई न्यायाधीश। तीसरा, कोई प्रख्यात प्रसिद्ध व्यक्ति हो, लेकिन वो इसमें व्यक्ति हो, लॉ सेक्टर में प्रख्यात न्यायविद। ठीक है, इनके द्वारा जांच की जाती है और जांच में पाया जाता है क्या कि आरोप सही है, तो फिर क्या सदन में कार्यवाही की जाती है। सदन में कार्यवाही कैसे की जाती है, हमने उसी रीति और आधार की बात कर रहे हैं, विशेष बहुमत का। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं विशेष बहुमत वाले प्रकार, महाभियोग। 2 ही जगह महाभियोग लगता है, इम्पीचमेंट, एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के केस में और एक न्यायाधीशों के केस में। हालांकि इसको नाम नहीं दिया गया महाभियोग का, लेकिन ये महाभियोग की ही प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है, महाभियोग। ठीक है, इसमें क्या है कि जिस सदन में लाया जाएगा उसमें तो है ही बहुमत। हालांकि दोनों सदनों से क्या है, प्रत्येक सदन से बहुमत से पास होना चाहिए, विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत क्या होता है कि सदन की कुल जो सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर्स, उनका बहुमत होना चाहिए, प्लस जो कार्यवाही में भाग लेंगे, जो उपस्थित हैं और मतदान में भाग लेंगे, उनका 2/3 सदस्यों क्या होता है, समर्थन मिलना चाहिए। ठीक है, कुल बहुमत सदन का प्लस उपस्थित और मतदान में भाग। ठीक है, भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 का क्या होना चाहिए, समर्थन प्राप्त होना चाहिए प्रत्येक सदन में, लोकसभा और राज्यसभा में। ओके, इसके बाद क्या होगा, 2/3 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो गया, दोनों सदनों से पास हो गया, फिर उसे क्या है, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति क्या करेगा, स्वीकृति दे देगा या साइन करेगा, जो भी। तो उसी दिन से क्या होगा, न्यायाधीश अपने पद से हटा दिया जाएगा, मतलब हटा हुआ माना जाएगा। लेकिन ये बात है कि उसी सत्र में, जिस सत्र में लाया गया है, ठीक है, जिस सत्र में उसको पद से हटाने के लिए संकल्प लाया गया, उसी सत्र में होना चाहिए, नेक्स्ट सत्र में नहीं। नेक्स्ट सत्र में लाएंगे तो क्या होगा, आपको फिर से ये पूरी प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया राष्ट्रपति को पद त्याग करने से और विशेष बहुमत से। ओके, पद रिक्त होगा या किसी हाई कोर्ट में उसका क्या होगा, ट्रांसफर हो जाए, इलाहाबाद से हो गया बॉम्बे में, तो भी पद इलाहाबाद में क्या होगा, पद खाली हो जाएगा, उसका रिक्त होगा, फिर नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति द्वारा। तो ये हो गया हमारा कार्यकाल से रिलेटेड प्रोविजन। अब बात करेंगे हम इसमें क्या, योग्यता की। तो लग रहा कुछ सॉलिड इंक है, ऐसे मिटा लिखने पे तो दिक्कत ही है। ऐसे भिगो लाइए ना, तो हम देखते हैं। हमने साझा न्यायालयों की बात की थी, लेकिन साझा न्यायालयों में हमने कुछ एग्जांपल्स नहीं दिए थे, जैसे कि
साझा न्यायालय एक से अधिक राज्यों में, बम्बई हाई कोर्ट्स, ठीक है। बम्बई उच्च न्यायालय जो है, बॉम्बे उच्च न्यायालय की अधिकारिता कहाँ है? महाराष्ट्र और कहाँ है? गोवा। महाराष्ट्र, गोवा और दादर नागर हवेली दमन दीव, ठीक है। और केरल उच्च न्यायालय की अधिकारिता कहाँ कहाँ है? केरल राज्य और लक्षद्वीप। इसी तरह मद्रास हाई कोर्ट का तमिलनाडु और पुदुचेरी। कलकत्ता हाई कोर्ट का कलकत्ता और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट्स का पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। और लेटेस्ट में बात करें तो किसको तोड़ के केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है? जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। उसमें कौन कौन से आ जाएंगे? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। अभी लद्दाख के लिए हाई कोर्ट की नहीं स्थापना की गई है, उसके लिए भी करना जरूरी नहीं है, जनसंख्या भी तो नहीं है, उसी में काम चल जाएगा हाई कोर्ट में जम्मू कश्मीर में। ये बात होगी आर्टिकल 217 में नियुक्ति, कार्यकाल और अब बात करेंगे उसकी थर्ड पॉइंट, इसका योग्यता, एलिजिबिलिटी की बात की जाएगी, ठीक है। कहीं तो आएगी इसमें एलिजिबिलिटी, ठीक है। योग्यता की बात की जाएगी। सबसे पहले योग्यता की बात करते क्या, कई बार हम लोग देख चुके हैं, क्या सिटीजनशिप क्या हो? नागरिक होगा भारत का, ठीक है। सेकंड पॉइंट, भारत के राज्य क्षेत्र में क्योंकि एकल न्याय प्रणाली है तो किसी भी न्यायालय में क्या हो? 10 वर्ष तक न्यायिक कार्य किया हो। दस वर्ष तक क्या रहा हो? जज रहा हो, ठीक है। जस्टिस रहा हो, चीफ जस्टिस, 10 वर्ष तक न्यायिक कार्य, ठीक है। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में क्या हो? 10 वर्ष तक क्या किया हो? न्यायिक कार्य किया हो। थर्ड पॉइंट, किसी हाई कोर्ट में, ठीक है, किसी एक हाई कोर्ट में या 2 से अधिक हाई कोर्ट में, क्या किया? 10 वर्ष तक लगातार, या न्यूनतम 10 वर्ष होना ही चाहिए, ये मिनिमम की बात कर रहा है, मिनिमम 10 वर्ष। उसके बाद तो कितना भी हो सकता है, 15, 10, 20। अधिवक्ता का काम किया हो, ठीक है, अधिवक्ता का कार्य, ओके। तो किसी भी न्यायालय में क्या कि 10 वर्ष तक न्यायिक कार्य किया भारत के राज्य क्षेत्र में, और किसी हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट या 2 से अधिक हाई कोर्ट में क्या 10 वर्ष तक अधिवक्ता का कार्य किया, ओके। ये हो गई इसकी योग्यता से संबंधित बातें जो आर्टिकल 217 में हमने की थी। अब लगा जल्दी जल्दी देख लेते हैं आर्टिकल 219 की, ठीक है। 219 किसका है? ओथ या अफर्मेशन की है, शपथ या प्रतिज्ञान की, ठीक है। ओथ और अफर्मेशन कौन दिलाता है? गवर्नर, राज्य का गवर्नर या इसके द्वारा नामित कोई व्यक्ति, ठीक है। ओथ या अफर्मेशन गवर्नर या इसके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की बात करेंगे हम, किसकी? आर्टिकल 220 की। ये प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगाता है जब कोई व्यक्ति क्या है,
आर्टिकल 220 किसकी बात करता है? प्रैक्टिस पर प्रतिबंध। कब? जब कोई व्यक्ति क्या है, न्यायाधीश नियुक्त हो जाए कहाँ? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त होने पर, ठीक है, तो कोई व्यक्ति जब न्यायाधीश नियुक्त हो जाएगा हाई कोर्ट में तो प्रैक्टिस नहीं कर सकता, बहस नहीं कर सकता, कोर्ट में जाके अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं कर सकता, किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसा ही प्रतिबंध लगाया गया उसकी सेवानिवृत्ति के बाद। जब वह रिटायर हो जाता है तो क्या करता है? वो क्या है, किसी भी न्यायालय में बहस नहीं कर सकता या प्रैक्टिस नहीं कर सकता या किसी प्राधिकरण के सामने क्या है, कार्य नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या है कि हाई कोर्ट से रिटायर होने के बाद वह क्या कर सकता है? दो जगह प्रैक्टिस कर सकता है, एक सुप्रीम कोर्ट या अपने ही हाई कोर्ट में या किसी दूसरे हाई कोर्ट में, ठीक है। उससे नीचे किसी हाई कोर्ट में, सॉरी, किसी भी न्यायालय में या किसी प्राधिकरण के सामने या किसी प्राधिकारी के सामने क्या है, बहस चर्चा नहीं कर सकता, ठीक है। सिवाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वह प्रैक्टिस कर सकता है, ओके। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा है आर्टिकल 221 वेतन भत्ते की बात करता है। इसमें कुछ तो है नहीं, वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। आर्टिकल 221, ठीक है। सैलरी और अलाउंसेस जो इसके हैं कौन निर्धारित करता है? संसद, ठीक है। लेकिन दिया जाता है कहाँ से? राज्य की संचित निधि से। लेकिन जब रिटायर हो जाते हैं तो पेंशन कहाँ से दी जाती है? भारत की संचित निधि से, ठीक है। समय समय पर इसका वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है? संसद द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आर्टिकल 222, ये बात करता है किससे? ट्रांसफर से, कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का जो ट्रांसफर है किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा। किसके परामर्श से? भारत के सीजेआई के परामर्श से। लेकिन यहां भी सीजीआई के परामर्श से मतलब क्या है? 7 सदस्य हैं यहाँ पर, देखते हैं अभी। आर्टिकल 222 क्या बात कर रही है इसमें? ट्रांसफर की। ट्रांसफर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश की ट्रांसफर क्या है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके परामर्श पर? भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सीजीआई का परामर्श क्या है? सिर्फ केवल सीजीआई का परामर्श नहीं है, ठीक है। क्या? 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, प्लस 2 मुख्य न्यायाधीश। कहाँ के? हाई कोर्ट के। दो मुख्य न्यायाधीश कौन? एक जहां से हुआ ट्रांसफर किया जा रहा है, जैसे मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुंबई किया जा रहा है, तो एक इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। दूसरा जो बम्बई में किया जा रहा है, बम्बई हाई कोर्ट में, वहाँ का मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाएगा, ठीक है। तो दोनों जगहों के मुख्य न्यायाधीश से क्या है? परामर्श लेने की बात की गई, किसके द्वारा? सीजीआई द्वारा। फिर सीजीआई क्या करेगा? राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा कि इस न्यायाधीश का ट्रांसफर क्या है, इलाहाबाद से बॉम्बे हाई कोर्ट कर दिया जाए या कलकत्ता हाई कोर्ट कर दिया जाए, मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है। ये हो गया स्थानांतरण, ट्रांसफर से रिलेटेड प्रोविजन, आर्टिकल 222। अब बात करेंगे हम कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की या एक्टिंग चीफ जस्टिस की, आर्टिकल
223। एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। कब? किसी भी हाई कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कब की जाएगी? जब क्या हो, उस राज्य का, संबंधित राज्य का मुख्य न्यायाधीश क्या हो, उसका पद रिक्त हो। ठीक है, उसी हाईकोर्ट के किसी न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति क्या करेगा? नियुक्त कर सकता है, जब उसका पद क्या हो, चीफ जस्टिस का, रिक्त हो या अस्थायी रूप से वो अनुपस्थित है, पता नहीं कि कब तक आएगा। ठीक है, या कार्य करने में क्या है, असमर्थ है, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से वो कार्य करने में क्या है, असमर्थ है। तब क्या है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक्टिंग चीफ जस्टिस, उसी हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, पद रिक्त होने पर, अस्थायी अनुपस्थिति होने पर या कार्य असमर्थता पे। अब बात करेंगे आर्टिकल 224, फिर आर्टिकल 224A, ये हमारा लास्ट होगा आज का लेक्चर में। कल बात करेंगे किसकी? ज्यूरिडिक्शन की। अतिरिक्त यानी कि एडिशनल और कार्यवाहक न्यायाधीश। यहाँ बात की थी हम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की, यहाँ बात करेंगे किसकी? कार्यवाहक या एक्टिंग न्यायाधीश की। ठीक है, किसी न्यायाधीश का भी तो पद रिक्त हो सकता है, तो वहाँ पर कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, अतिरिक्त यानी एडिशनल, इसकी नियुक्ति जो की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, केवल 2 वर्ष के लिए होती है, 2 years, 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। और इसकी नियुक्ति कब की जाएगी? अतिरिक्त की क्या हो, जब कार्य बोझ ज्यादा हो। ठीक है, जब हाई कोर्ट में क्या हो, कार्य बोझ ज्यादा हो, कार्य का बोझ ज्यादा हो, बकाया कार्य जो अभी बहुत ज्यादा है। ठीक है, कार्यवाहक न्यायाधीश, मान लीजिए कोई कार्यवाहक न्यायाधीश नहीं है, या क्या एक्टिंग, इसकी भी अस्थायी समय के लिए होती है, इसमें ईयर्स मेंशन नहीं है, अस्थायी समय के लिए। ठीक है, इसकी नियुक्ति कब की जाएगी? जब कोई न्यायाधीश का पद क्या हो, रिक्त हो, या वो काम करने में असमर्थ है अभी, जैसे कि मुख्य न्यायाधीश के में देखा था हमने, या कार्य का बोझ यहाँ पर भी क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, जैसे कि किसी न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया, कार्यवाहक, तो उसका पद तो रिक्त हो गया न्यायाधीश का, एज ए न्यायाधीश, तो उसके जगह को फिल करने के लिए कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, कहीं ट्रांसफर हो गया दूसरे हाई कोर्ट में, तब वो पद रिक्त हो गया, तो कार्यवाहक न्यायाधीश का नियुक्ति की जाएगी बकाया कार्य करने के लिए, जो कार्य बाकी रह गया। ठीक है, रेस्ट कार्य के लिए, बकाया कार्य करने के लिए। ठीक है, या पद रिक्त हो। ये होगी बात आर्टिकल 224 में अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति की संबंध में, और कौन करता है? राष्ट्रपति ही करेगा। ओके, आज के लेक्चर का हम लास्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 224A। ठीक है, आर्टिकल 224A बात करता है किसकी? रिटायर्ड जजों की नियुक्ति से संबंधित, सेवानिवृत्त। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति।
इनकी भी नियुक्ति क्या है, किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन किसके अनुरोध पर, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अनुरोध पर, ना कि सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा, कोई कार्य करना है, आवश्यकता है न्यायाधीशों की, तो क्या करेगा, मुख्य न्यायाधीश जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति से अनुरोध करेगा क्या, कि जो रिटायर्ड ए नाम का व्यक्ति है इसे क्या किया जाए, हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया जाए। ठीक है, लेकिन इसके वेतन भत्ते कौन निर्धारित करेगा, राष्ट्रपति द्वारा जो निर्धारित करेगा वही मिलेगा। ठीक है, बाकी सुख सुविधाएं उपलब्धियां भी इसको एक न्यायाधीश की तरह ही मिलेंगी। ठीक है, लेकिन ये हाई कोर्ट का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा, क्योंकि चूंकि ये रिटायर्ड हो चुका है, सिर्फ काम करने के लिए आया है ना। सुख सुविधाएं उपलब्धियां तो मिलेंगी, वेतन भी मिलेंगे, लेकिन हाई कोर्ट का न्यायाधीश नहीं माना जाता है। ठीक है, तो हाई कोर्ट से रिलेटेड जो आर्टिकल प्रोविजंस थे मेन हमने देख लिया है। बाकी ज्यूरिडिक्शन से और लोअर कोर्ट्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, कल नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।